यूनिफिकेशन यानी कि एक रीजन में कई सारे अलग अलग देशों को जोड़ के एक नए देश का निर्माण किया जाना। दरअसल 18th और 19th सेंचुरी यूरोप में बेसिकली तीन बड़े यूनिफिकेशंस हुए जिन्होंने उस टाइम पे पूरे यूरोप के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही बदल के रख दिया। तो आइए आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इन तीनों यूनिफिकेशंस को डिटेल में समझते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी करीब 39 छोटे और बड़े ऑटोक्रेटिक स्टेट्स में बटा हुआ था और इन्हीं में से एक स्टेट था प्रशिया का। फिर साल 1815 में हुई कांग्रेस ऑफ वियना में ऑस्ट्रियन एम्पायर के लीडरशिप में इन सभी स्टेट्स की एक कॉन्फेडरेशन को इस्टेब्लिश कर दिया गया। यानी कि बेसिकली ऑस्ट्रियन एम्पायर ने इन सभी स्टेट्स को अपना ही एक हिस्सा बना लिया और इसके साथ ही ऑस्ट्रिया ये भी लगातार इंश्योर करता रहता था कि इनमें से कोई भी स्टेट इतना ताकतवर ना बन जाए कि वो एम्पायर को ही चैलेंज कर दे। इसके बाद करीब साल 1848 में इन सभी स्टेट्स के मिडिल क्लास लोगों ने बाकी यूरोपियन देशों में उठ रही नेशनलिज्म की भावना से इंस्पिरेशन ली और सभी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स को एक सिंगल नेशन स्टेट में यूनाइट करने की कोशिश करी। लेकिन उनकी इस पहली कोशिश को ऑस्ट्रियन मोनार्की और मिलिट्री की कंबाइंड पावर से सप्रेस कर दिया गया। मगर इसके बाद जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाने की कमान संभाली प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, जो कि जर्मनी की इस कहानी के सबसे अहम किरदार है। दरअसल बिस्मार्क ने प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट के साथ मिलकर प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से जर्मन यूनिफिकेशन के इस प्रोसेस को इनिशिएट करा, जिसके बाद प्रशिया ने सबसे पहले 1864 में डेनमार्क के साथ करीब एक साल तक श्लेज़विग वॉर लड़ा और फिर 1866 में ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ अपनी आज़ादी के लिए ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर लड़के उसमें भी जीत हासिल करी और इस लड़ाई को ही फेमसली 7 वीक्स वॉर भी कहा जाता है। मगर बिस्मार्क के बाद अच्छी तरह से जानते थे कि यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रियन एम्पायर को हराना ही काफ़ी नहीं होगा और अगर उन्हें सभी जर्मन लोगों को एक साथ लाना है, उन्हें यूनाइट करना है, तो ये काम सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता था, उनके पुराने दुश्मन फ्रांस के साथ एक नया वॉर लड़के। और इसी सोच के साथ बिस्मार्क पहले कई सालों तक फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड को एक सटल तरीके से फोर्स करते रहे प्रशिया के ऊपर हमला करने के लिए, जिससे बाकी जर्मन स्टेट्स को भी यही लगे कि यहाँ पे फ्रांस ने ही हमारे ऊपर हमला किया है और हमें अब प्रशिया के साथ खड़े होना चाहिए। और हुआ भी एग्जैक्टली ऐसा ही। जनवरी 1870 में फ्रांस ने प्रशिया पे हमला कर दिया, जिसके साथ ही शुरुआत हुई फ्रैंको प्रशियन वॉर की। और एज एक्सपेक्टेड वॉर के शुरू होते ही सभी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स एक एक करके प्रशिया के सपोर्ट में आते गए, जिनकी मदद से ही फाइनली जनवरी 1871 में प्रशिया ने फ्रांस पे भी जीत हासिल कर ली और फिर फ्रांस के ही पैलेस ऑफ वर्साइल में प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का नया एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि प्रशिया ने 1864 से 1871 के बीच 7 सालों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 बड़े वॉर्स लड़े और उन सभी में जीत हासिल करी और इसी के चलते फाइनली साल 1871 में प्रशिया ने जर्मन यूनिफिकेशन को अचीव करा, जिसके साथ ही जन्म हुआ एक नए देश जर्मनी का। तो जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी के लिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है साल 1848 जब पहली बार लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगी, 1864 जब ऑटो वॉन बिस्मार्क और किंग विलियम के अंडर प्रशिया ने अगले 7 साल में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ 3 बड़े वॉर्स लड़े और फाइनली साल 1871 जब यूनिफिकेशन को अचीव करके एक नए देश जर्मनी का जन्म हुआ। तो जर्मनी की कहानी के बाद अब हम आते हैं इटली के यूनिफिकेशन पे। दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत में इटली का देश 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिनमें से सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंट का स्टेट इटालियन प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था। जहां देश के नदर्न हिस्से को ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर कंट्रोल करता था, सेंटर में पोप का राज था, वहीं सदर्न हिस्सा स्पेन की बर्मन डायनास्टी के अंडर में आता था। मगर फिर 1830s में इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेप्पे मज़ीनी ने इटली को एक नया देश बनाने की मुहिम छेड़ी
और इसे अचीव करने के लिए उन्होंने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी को भी इस्टेब्लिश करा। मगर 1831 से 48 के बीच की ज़्यादातर रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग कोई भी बड़ा इम्पैक्ट लाने में नाकाम रही, जिसके बाद इटली को एक राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी ली सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल II ने, और इस यूनिफिकेशन के प्रोसेस को लीड करा उनके चीफ मिनिस्टर कैमिलो बेंसो कैवुआर ने। कैवुआर के अंडर में सार्डिनिया ने सबसे पहले फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस से काम लिया और 1859 में ऑस्ट्रिया पे हमला करके नदर्न इटली पे जीत हासिल कर ली। इस लड़ाई में सार्डिनिया के साथ उनके रेगुलर ट्रूप्स के अलावा इटालियन रेवोल्यूशनरी गुइस्पी गैरिबाल्डी के अंडर में कई सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स भी शामिल थे, जो कि बेसिकली अपने देश को ऑस्ट्रिया से आज़ाद करवाना चाहते थे। फिर साल 1860 में इन सभी ट्रूप्स ने साथ में मिलके स्पेनिश साइड वाले साउथ इटली पे हमला करा और उसे भी जीत के सार्डिनिया से मिला दिया गया। नॉर्थ और साउथ के रीजन्स को अपने अंडर में लेने के बाद फाइनली साल 1871 में सार्डिनिया ने सेंट्रल रीजन में रोम और वेटिकन, जो कि पोप के अंडर में थे और फ्रांस से प्रोटेक्टेड थे, उन पे भी जीत हासिल करी और इसके साथ ही जन्म हुआ एक नए देश इटली का। तो अब इटालियन यूनिफिकेशन की इस कहानी के लिए बेसिकली जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं साल 1830, जब पहली बार गुइस्पी मजीनी के अंडर में सार्डिनिया के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगी, 1859 जब कैमिलो कैवुआर और विक्टर इमैनुअल II ने ऑस्ट्रिया और स्पेन पे हमला करके नॉर्थ और साउथ इटली पे जीत हासिल करी, और फाइनली साल 1871 जब सेंट्रल इटली में रोम को जीत के कंप्लीट यूनिफिकेशन को अचीव कर लिया गया। तो जर्मनी और इटली की कहानी के बाद अब हम फाइनली बात करते हैं ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की। तो इटली और जर्मनी की तरह ही 19वीं सदी की शुरुआत में कोई एक ब्रिटेन नाम का देश एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि एक मिशमैश था 5 अलग अलग देशों और उनकी एथनिसिटीज़ का, जो कि थे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जहाँ मेजॉरिटी जनता प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की थी और कैथोलिक क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में थे। फिर साल 1688 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने देश के राजा जेम्स II से पावर को सीज करा और एक बिल ऑफ राइट्स को पास करा, जिसमें बेसिकली राजा की पावर्स को कम कर दिया गया और उसके हाथ से देश के कंट्रोल को भी छीन लिया गया, और इसके साथ ही इंग्लैंड में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। और इसके बाद ही साल 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन को साइन करा गया, जिसमें बेसिकली इन दोनों देशों को मिला के बनाया गया एक नया देश, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन फिर जैसे जैसे इंग्लैंड की पावर बढ़ने लगी, वैसे वैसे स्कॉटलैंड के लोगों का सप्रेशन भी होने लगा और उन्हें अपने कल्चर और बिहेवियर को बदलने के लिए फोर्स भी किया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड एक ऐसा देश था जहाँ पे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों ही सेक्ट के लोग रहते थे। जहाँ नदर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट से डोमिनेटेड था, वहीं साउथ में कैथोलिक्स मेजॉरिटी में थे। जहाँ ब्रिटिश नदर्न आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे, वहीं आयरलैंड की कैथोलिक जनता एक ऐसे देश का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में हो, यानी कि वो अपने कल्चर और आइडेंटिटी को ब्रिटेन से अलग रखना चाहते थे। फिर इसी के अगेंस्ट साल 1798 में आयरिश रेवोल्यूशनरी वुल्फ टोन ने अपने कुछ साथी कैथोलिक्स के साथ मिलकर ब्रिटेन के अगेंस्ट रिवोल्ट करा, लेकिन इस रिवोल्ट में भी वो नाकाम रहे और फाइनली साल 1801 में आयरलैंड को भी ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा बना दिया गया, जिसमें सिर्फ नदर्न आयरलैंड को ही यूनाइटेड किंगडम में इंक्लूड करा गया। तो अब ब्रिटिश यूनिफिकेशन की इस पूरी कहानी के लिए जो बेसिकली 3 सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं साल 1688 जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने मोनार्क से पावर को सीज करके एक बिल ऑफ राइट्स को पास करा, साल 1707 जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन साइन करा गया जिससे ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ, और फाइनली साल 1801 जब आयरलैंड को भी जीत के ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिश आइल्स का ही हिस्सा बना दिया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद।